हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अलीम अख्तर, सोशोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। तो हम लोग कल पीवाईक्यू कर रहे थे, जो कि इस साल का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिया था। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं। कंफर्म दैट वॉइस एंड पीपीटी क्लियर और नॉट। ओके, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग ऑल। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 हम लोग कर चुके थे। 76 से स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 76 जिसमें आता है फंक्शंस ऑफ बिहेवियरल रिसर्च। ये आपके बुक के नाम दिए हुए हैं एक तरफ, और एक तरफ ऑथर के नाम दिए हुए हैं। ठीक। तो इसमें आपको मैच करना था कि कौन सी किसकी बुक है। So foundation of behavioral research, P.V. Young. Research methods in social relations, scientific social survey and research methods in social research। ये सारे क्वेश्चन हैं। अगर आपने एक को भी मैच कर लिया तो इससे आंसर आपका हो जा रहा है। ठीक। P.V. Young, फ्रेड एन कर्लिंगो, विलियम जे गुडे एंड पॉल के हट। इनकी बुक हम लोगों ने पढ़ा था। विलियम जे गुडे एंड पॉल के हट। बाकी तो और मैरी जोर्डा का की बुक हम लोगों ने पीवाईक्यू में पढ़ा था। तो पीवाईक्यू की क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते वक्त इन दोनों की बुक हम लोगों ने पढ़ा था। अगर इससे ही आपका क्वेश्चन, अगर ये दोनों बुक भी आपको याद होती तो भी आप क्वेश्चन कर सकते थे। दोनों नहीं, बल्कि उसमें से एक भी याद होती तब भी आप उसका क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक। तो बुक की हिंदी भी सेम होती है। देख लेते हैं आंसर क्या होगा इसका। आंसर है ए सेकेंड, बी फोर, सी वन एंड डी थर्ड। ठीक। ए सेकेंड, बी फोर, यानी कि ए सेकेंड फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च, ये फ्रेड एन कर्लिंगर की थी। ठीक। फ्रेड एन कर्लिंगर की बुक थी ये। नेक्स्ट आता है रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशंस। तो ये है बी फोर, यानी कि ये मैरी जोडा की। ये हम लोगों ने ये बुक पढ़ा था। एक मैरी जोडा की बुक पढ़ा था और विलियम जे गुडे की भी बुक पढ़ा था, जो कि है मेथड्स इन सोशल रिसर्च। मेथड्स इन सोशल रिसर्च, ये बुक है विलियम जे गुडे की। साइंटिफिक सोशल सर्वे सर्विस एंड रिसर्च, सर्विसेज है ये। ठीक है, सर्वेज है ये। क्वेश्चन नंबर 76 साइंटिफिक सोशल सर्वे। ठीक। ये पीबीएम की है। ठीक। तो ये है आपका आंसर। आंसर टू होगा इसमें।
Next question, that is question number 77. A term gender order is associated with the writing of. Gender order का क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था. जेंडर ऑर्डर किसका है? तो RW कर्नल का है. डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी मतलब घुमाया हुआ नहीं था. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जेंडर ऑर्डर किसका टर्म है, तो RW कर्नल का. ठीक. लिंग व्यवस्था यानी कि जेंडर आदर पद निम्न में से किसके लेखन के साथ संबंधित है, तो ये RW कर्नल का है. ठीक. Next question, that is question number 78. 78 बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जिसमें आपको मैच करना था. ठीक. तो आप अगर थोड़ा सा भी, जैसे सुसाइड किसका कॉन्सेप्ट है? इमाइल डॉकिन का कॉन्सेप्ट है. सुसाइड किसका कॉन्सेप्ट है? इमाइल डॉकिन का कॉन्सेप्ट है. ठीक. और उन्होंने कंपैरेटिव मेथड किया है सुसाइड. ठीक. इन्होंने कहा है कि वेमेन में मैरिड में ज़्यादा सुसाइड होते हैं, अनमैरिड में ज़्यादा सुसाइड होते हैं इन कंपैरिजन टू मैरिड. तो एक क्या है, कंपैरेटिव मेथड इन्होंने इस्तेमाल किया है. ऐसे सोल्जर्स में या सिविलियंस में किस में ज़्यादा होते हैं, इसके बारे में बात किया उन्होंने. रिलीजियस लोगों में ज़्यादा होते हैं या अनरिलीजियस लोगों में ज़्यादा होते हैं. इस तरह से कंपैरेटिव मेथड उन्होंने यूज़ किया है. तो ए का थर्ड, इससे से ही आपका आंसर हो जा रहा था. ठीक. ए थर्ड एक ही में है शायद. हाँ, ए थर्ड देखिए एक ही में है, तो इससे भी आपका आंसर हो जा रहा था. लेकिन हम लोग मैच करके देखते हैं कौन सा किसका है. तो सुसाइड किसका है? कंपैरेटिव मेथड इमाइल डॉकिन ने यूज किया था. ठीक. उसके बाद द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट है, जिसमें उन्होंने हिस्टोरिकल कंपैरेटिव मेथड इस्तेमाल किया. ठीक. हिस्टोरिकल कंपैरेटिव मेथड इस्तेमाल किया. द अंडमान आइलैंडर, ये किसका कॉन्सेप्ट है? किसने स्टडी किया था अंडमान आइलैंडर की, आपको बताना है. ठीक. ये फंक्शनल मेथड इसमें यूज किया गया. इसमें फंक्शनल मेथड यूज किया गया. गेटिंग अ जॉब, ये एक अलग ही न्यू कॉन्सेप्ट था. गेटिंग अ जॉब ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा था. ठीक. तो ये मैच करने की जरूरत नहीं, आपका वैसे भी 3 मैच हो जा रहा था, ए से ही मैच हो जा रहा है. तो इसमें मैच कर आप डायरेक्ट करके याद रख लीजिए. ये बुक में लिख लीजिए आप कि गेटिंग अ जॉब ये नेटवर्क एनालिसिस है. ठीक. साथ ही साथ आप इसको सर्च करके भी देख लीजिएगा कि ये किसका कॉन्सेप्ट है. ठीक. क्योंकि कभी क्या होता है कि आपका कोड में पूछता है, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे. ठीक. कभी कोड में पूछा जाता है, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी इससे पूछ लिया जाता है. ठीक. तो आंसर नंबर 2 इसका सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 79. विच इज नॉट द एडवांटेज ऑफ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड. तो ये कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन था. इसको स्टेटमेंट पढ़ के ही आप इसका जवाब दे सकते थे. मैंने कहा था कल ही आपसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके स्टेटमेंट पढ़ के ही आप उसका आंसर कर सकते हैं. तो ये ऐसे ही क्वेश्चन है, इसको पहले से पढ़ा नहीं जाता है, इसके स्टेटमेंट पढ़ के ही आप इसका आंसर कर सकते हैं. तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के कौन से एडवांटेज इसमें नहीं है. ठीक. तो मैंने कहा था कि जब आपसे एडवांटेज नहीं है यानी कि कोई नेगेटिव चीज पूछ रहा है, ठीक, तो आपको इसमें से नेगेटिव ही ढूंढना होता है. इसमें से नेगेटिव, अगर आपको उसके आंसर नहीं पता है, पता है तो बहुत अच्छा है. अगर नहीं पता है तो आपको नेगेटिव स्टेटमेंट ढूंढना होता है अगर नेगेटिव पूछ रहा है. पॉजिटिव स्टेटमेंट ढूंढना होता है अगर पॉजिटिव पूछ रहा है. तो इसमें पूछ रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के एडवांटेज नहीं है, यानी कि कौन से डिसएडवांटेज है, ये देखना था. तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में इनहेंस न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड, तो बिल्कुल सही है कि ये जो है न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाते हैं. ठीक. दूसरा है इट में इम्प्रूव देयर अपीयरेंसेस, उनके अपीयरेंसेस को भी बढ़ाते हैं ये. तीसरा है पुअर फार्मर में बिकम लैग इन टेक्नोलॉजीज. तो ये जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के मतलब एडवांटेज नहीं है, क्योंकि इसमें जो है टेक्नोलॉजीज दैट कैन नॉट बी अफोर्ड टू सस्टेन. ठीक. तो इसमें टेक्नोलॉजीज की बात की जा रही है, जो एक तरह से गलत स्टेटमेंट है. तो आप ये कह सकते हैं कि यही इसका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का डिसएडवांटेज है. ठीक.
जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में बी मोर रेजिस्टेंस टू पेस्ट। ठीक, तो ये भी सही है, पेस्ट रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक, क्योंकि जब भी उसको मॉडिफाई किया जाता है तो इसी बिना पे किया जाता है कि वो पेस्ट रेजिस्टेंस हो जाए। ठीक, या मतलब डिजीज रेजिस्टेंस हो जाए, इस तरह से उसको मॉडिफाई ही किया जाता है। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल का निम्न में से कौन सा एक लाभ नहीं है? ठीक, तो इसमें से कौन सा आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल का लाभ नहीं है यानी कि हानि है, ये आपको बताना है। तो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल में खाद के पोषक गुणों में वृद्धि हो सकती है, सही है। इससे उनके रंग रूप में भी सुधार आ सकता है, सही है। ठीक, गरीब किसान ऐसी प्रौद्योगिकियों में बन सकते हैं जिन्हें धारण करना उनके लिए वहनीय ना हो। ठीक, तो ये भी गलत है, ये गलत स्टेटमेंट है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला था कि आपको नेगेटिव स्टेटमेंट ढूंढना है। और इसमें देखिए, रूपांतरित फसल, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल कीट पतंगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो सकते हैं। ठीक, तो ये भी क्या है, एक तरह से ये स्टेटमेंट सही है। तो ना किस में आ रहा है, ना इसमें आ रहा है, और यहाँ पे आपसे ना ही पूछ रहा है। अगर आपको बिल्कुल भी स्टेटमेंट ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पूछ रहा है, तो ये एक तरीका है, हो सकता है इससे क्वेश्चन आपके आंसर गलत भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक तरीका है कि आप इस तरह से देख सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इससे सही हो जाते हैं कि अगर आपसे एडवांटेज पूछ रहा है यानी कि पॉजिटिव चीज़ पूछ रहा है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट ढूंढते हैं, अगर निगेटिव पूछ रहा है तो निगेटिव स्टेटमेंट ढूंढते हैं। ठीक, तो एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आपको स्टेटमेंट ही नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ तो स्टेटमेंट समझ में आ रहा है, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 80। The concept of bureaucracy developed over a period of time arranged the following sociologists in an ascending order who contributed to the notion of bureaucracy। ठीक, तो इसमें सारे लोगों ने जो है ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात की है, कहीं ना कहीं मैक्स वेबर ने भी की है, गोल्डनर भी किया है, आर के मर्टन ने भी किया है, पीटर ब्लॉ ने किया है। तो हमने मैक्स वेबर, गोल्डनर, आर के मर्टन और पीटर ब्लॉ को पढ़ा था, सिर्फ हम लोगों ने क्रोशियर को नहीं पढ़ा। ठीक, तो आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना था। तो इसका आंसर होता है ए बी डी सी ई, डी सी ई, यानी कि सबसे पहले मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात किया है, फिर उसके बाद बात किया है गोल्डनर ने बात किया है, फिर जो है पीटर ब्लॉ ने किया है, पीटर ब्लॉ के बाद आर के मर्टन ने किया है, और सबसे लास्ट में जो है एम क्रोजियर ने किया है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन इसको इसमें से इस तरह से नहीं पूछे जाएंगे। अब बस आपको ये याद रखना है कि ये जो क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इसमें से किसने बात किया था, और वहां पे क्रोजियर आंसर आंसर में दिया हो, तो एटलीस्ट आपको पता हो कि क्रोजियर ने भी ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात किया है। ठीक, नौकरशाही अवधारणा का विकास कालक्रम अवधि में हुआ है। नौकरशाही की धारणा में योगदान करने वाले निम्नलिखित समाजशास्त्रियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले मैक्स वेबर ने किया था, उसके बाद जो है गोल्डनर ने किया था, उसके बाद पीटर ब्लॉ ने किया था तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आर के मर्टन ने किया था, और पांचवें नंबर पे एम क्रोजर ने किया था। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? स्केल कंस्ट्रक्टेड अप्रोच दिया है एक तरफ, दूसरी तरफ नेम ऑफ द स्केल दिया है। यानी कि स्केल में क्या क्या चीजें होती, कौन सी स्केल में क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, और दूसरे नंबर पे आपको स्केल दिया है, वही बताना है। ठीक, तो पहले आइटम एनालिसिस अप्रोच। ठीक, आइटम एनालिसिस अप्रोच किसमें होता है? इसका आंसर है 1 ए थर्ड, बी फोर, बी फोर और C1, C1 और डी सेकेंड। ए थर्ड,
आइटम एनालिसिस अप्रोच लिकर्ड स्केल में आता है। कंसेंसस स्केल अप्रोच आता है थर्स्टन डिफरेंशियल स्केल में। उसके बाद क्यूमुलेटिव स्केल अप्रोच आता है ऑस्गुड सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में। उसके बाद फैक्टर एनालिसिस अप्रोच आता है गर्ट्समैन्स स्केलोग्राम में। ठीक, तो ये है आपका पूरा, यही आंसर होगा। स्केल और उसके काम क्या होते हैं इसके बारे में बात किया है इसमें। ठीक, मध्य विश्लेषण उपागम किसमें होता है? लिकर्ड स्केल में होता है। ठीक, उसके बाद मतैक अनुमाप उपागम किसमें होता है? थर्स्टन विभेदक अनुमाप में होता है। ठीक, कारक विश्लेषण उपगम किसमें होता है? गर्ट्समैन का स्केलोग्राम में होता है। संचयी अनुमाप उपागम किसमें होता है? ये होता है ऑस्गुड्स एंड वर्न विभेदक माप में होता है। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा ए थर्ड, बी फोर, सी वन एंड डी सेवन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 82। Which of the following is a correct set of measure of dispersion? इसमें से कौन सा करेक्ट सेट है मेजर ऑफ डिस्पर्शन का? ठीक, तो सबसे पहले आता है, ये आपका पूछ रहा है कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन इसमें से कौन कौन है। ठीक, करेक्ट सेट। ठीक, तो हमने पढ़ा था मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या क्या होता है। रेंज होता है, मीन डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, तो यही आपका डायरेक्ट आंसर है। ये हम लोगों ने रिसर्च मेथडोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक, स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने पढ़ा। निम्न में से कौन सा परिक्षेपण के मापन का सही सेट नहीं है? निम्न में से कौन सा परिक्षेपण के मापन का सही सेट नहीं है? तो रेंज, माध्य विचलन, मानक विचलन, ये सारे जो है परिक्षेपण के मापन का सही सेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 83। फेनोमेनोलॉजी इज रेडिकल अल्टरनेटिव ऑफ, ये हम लोगों ने पीवाईक्यू किया है इसका पीवाईक्यू हम लोगों ने किया था। तो फेनोमेनोलॉजी रेडिकल अल्टरनेटिव किसका है? पॉजिटिविज्म का। फेनोमेनोलॉजी रेडिकल अल्टरनेटिव है पॉजिटिविज्म का। प्रघटना शास्त्र निम्न में से किसका मूलभूत विकल्प है? तो ये प्रत्यक्षवाद का मूलभूत विकल्प है। ये हम लोगों ने पढ़ा है पीवाईक्यू। क्वेश्चन करते वक्त हम लोगों ने इस बात को पढ़ा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एंटीसीडेंट्स ऑफ द वीकनिंग ऑफ नेशन स्टेट इन कंटेम्पररी सोसाइटी? यानी कि समकालीन समाज में राष्ट्र राज्य के निर्बलीकरण के पूर्ववर्ती कारण क्या क्या है? ठीक, ये आपको बताना है। ठीक, तो सबसे पहले ये आता है ट्रांजिशनल फ्लो ऑफ द पीपल, increasing significance of multinational companies, over-emphasis on nationalism, development and adaptation of new communication technology at the global level। ठीक, तो आपको एक चीज ध्यान रखना था, अगर ओवर इम्फेसिस बढ़ जाएगा नेशनलिज्म में तो नेशनलिज्म होगा। ठीक, नेशन, तो इससे क्या होगा? नेशन स्टेट मजबूत होगा। नेशनलिज्म, अगर इम्फेसिस आप नेशनलिज्म पे ज्यादा फोकस करेंगे तो नेशन स्टेट मजबूत होगा, वीक नहीं होगा। यहाँ पे वीक पूछ रहा है तो ये एलिमिनेट हो जा रहा है। अगर ये एलिमिनेट हो जाता था तो ये हो जाएगा एलिमिनेट, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, क्योंकि तीनों में सी आ रहा था तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, ए बी डी। ठीक, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आप इसको कर सकते हैं। समकालीन समाज में राष्ट्र राज्य के निर्बलीकरण के पूर्ववर्ती कारण क्या क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। जिसमें पहला ऑप्शन दिया है आपका लोगों का पार राष्ट्रीय प्रवाह होना, दूसरा है बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसीज का बढ़ता महत्व, ठीक, और तीसरा है राष्ट्रवाद पर अत्यधिक बल देना। तो आप अगर राष्ट्रवाद पे बहुत ज्यादा बल देंगे तो इससे जो है राष्ट्र राज्य निर्बल नहीं होगा बल्कि उसका बल बढ़ेगा। ठीक, वो और मजबूत होगा। तो ये एलिमिनेट करना था, ये निकालना था आपको, तो सी इसमें से भी निकाल देते, इसमें सी इसमें से भी, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर नई संप्रेषण औद्योगिकियों का विकास और अभिकरण,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 85। विच इज नॉट ट्रू अबाउट इरावती कर्वे। इसमें से पूछ रहा है कि इरावती कर्वे के अकॉर्डिंग कौन सा सही नहीं है। सी रोड किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, सही है, ये इनकी पुस्तक है। सी अडॉप्टेड इंडोलॉजिकल अप्रोच टू स्टडी इंडियन सोसाइटी, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। इरावती कर्वे के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उनकी पीडीएफ में सारी चीजें दी हुई। ठीक, तो सी रोड्स किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, सी अडॉप्टेड इंडोलॉजिकल अप्रोच टू स्टडी इंडियन सोसाइटी, ये भी सही है। शी वॉज बॉर्न इन पूना महाराष्ट्र, पूना महाराष्ट्र में इन्होंने स्टडी किया था। ठीक, स्टडी किया था पुणे यूनिवर्सिटी से। ठीक, लेकिन ये जो है पूना महाराष्ट्र में इनका बर्थ नहीं हुआ था, ये इनका बर्थ जो है बर्मा में हुआ था, हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक, इसके बारे में। ठीक, तो ये स्टेटमेंट गलत था, बाकी सब सही था। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ही हर बुक युगांता ट्रांसफॉर्म आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ महाभारत। ठीक, तो ये भी सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। बाकी तीसरा गलत है, क्योंकि उनका जन्म जो है बर्मा में हुआ था, पुणे में नहीं हुआ था। इरावती कर्वे के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। ठीक, देखिए यहाँ पे जन्म से भी क्वेश्चन पूछ लिया, इसलिए मैं जब भी थिंकर्स को पढ़ाता हूँ तो अबाउट सबसे पहले उनके बारे में पढ़ाता हूँ, कहाँ पे उनका जन्म हुआ, ठीक, किस ईयर में हुआ, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, इरावती कर्वे के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो उन्होंने भारत में नातेदारी संगठन का लेखन किया, उन्होंने भारत में नातेदारी संगठन का लेखन किया है, ये भी सही है। उन्होंने भारतीय समाज के अध्ययन हेतु पाश्चात्य शास्त्रीय उपगम को अंगीकार किया। तीसरा है उनका जन्म पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, ये गलत है, क्योंकि उनका जन्म जो है बर्मा में हुआ था। ठीक, उनकी पुस्तक युगांता ने महाभारत के बारे में हमारे बोध का रूपांतरण किया है। ठीक, तो ये भी सही है। बाकी हमारा तीसरा गलत है, वही पूछ रहा था कि गलत क्या है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 86। Which of the following social movement can be classified in the category of new social movement? तो न्यू सोशल मूवमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें पूछ रहा है कि न्यू सोशल मूवमेंट के कैटेगरी में कौन से मूवमेंट्स को रखा जा सकता है। तो जो भी नए मूवमेंट्स हैं वो न्यू सोशल मूवमेंट्स में आ जाते हैं, जैसे कि भूदान मूवमेंट्स, ये बहुत ही पुराना मूवमेंट्स है, तो ये इसमें नहीं आएगा। इकोलॉजिकल मूवमेंट आजकल बहुत चल रहा है, तो ये नए में आ जाएगा। फेमिनिस्ट मूवमेंट नया है, और ब्लैक मूवमेंट नया। तो इसमें सिर्फ भूदान मूवमेंट्स अगर आप हटा देंगे तो बाकी सारे ऑप्शन सही है, यानी कि जिसमें ए है वो गलत हो जाएगा। तो ए इसमें भी है, गलत हो जाएगा, ए इसमें भी है, गलत हो जाएगा, ये इसमें भी है, गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, सी एंड डी। ठीक, निम्नलिखित सामाजिक आंदोलन में से किनको नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसमें सिर्फ भूदान मूवमेंट को नहीं किया जा सकता है, बाकी सारे मूवमेंट्स जो है नए सामाजिक आंदोलन है। ठीक, स्त्रीवादी आंदोलन, पारिस्थितिकी आंदोलन, अवशेष आंदोलन, ये सारे जो है नए आंदोलन है। तो ए हटा के बाकी आपका ऑप्शन बी, सी, डी सही है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 87। बेसिक स्टेप पूछ रहा है आपसे। बेसिक स्टेप्स इन एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन आर। एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन में बेसिक स्टेप क्या होता है। तो यहाँ पे आपसे क्रोनोलॉजी पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, सर्वे ऑफ द रिसर्च करते हैं, फिर आप प्रिपेयर एंड इंटरव्यू शेड्यूल, फिर आप एक इंटरव्यू शेड्यूल यानी कि हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, फिर एक इंटरव्यू शेड्यूल डेवलप करते हैं, फिर सर्वे करते हैं, एक्सपीरियंस सर्वे, फिर उस जो भी डाटा होता है उसका आप एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस सबसे लास्ट में आता है। ठीक, और सबसे पहले ए आता है। एनालिसिस सबसे पहले लास्ट में आता और सबसे पहले ए आता है। इस तरह से आप इसको, आपसे क्रोनोलॉजी पूछ रहा था जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में। ठीक, अन्वेषणकारी शोध प्रकल्प डिजाइन के मूलभूत चरण क्या है। तो चरण पूछ रहा है, सबसे पहले हम लोग सर्वेक्षण करते हैं साहित्य का,
फिर साक्षात्कार अनुसूची की तैयारी करते हैं, फिर अनुभव सर्वेक्षण करते हैं, सर्वेक्षण का अनुभव करते हैं, फिर अंतर्दृष्टि उत्प्रेरक उदाहरणों का विश्लेषण करते हैं। ठीक, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी डी, पूरा क्रोनोलॉजी में ही था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर, क्या है क्वेश्चन नंबर इसमें, 88, क्वेश्चन नंबर 88। Which among the following are true about Robert King Merton's theory of structural functionalism? ठीक, which among the following are true about Robert King Merton's theory of structural functionalism? 1 minute. Question number 88. क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट रॉबर्ट किंग मर्टन्स थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म? तो ये थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं रॉबर्ट किंग मर्टन के, जिसमें अ स्ट्रक्चर में बी डिसफंक्शनल, डिसफंक्शनल की बात कौन करता है? रॉबर्ट किंग मर्टन। तो ये सही हो जाएगा। ठीक, 2 पूछ रहा है, ऑल स्टैंडर्डाइज्ड सोशल एंड कल्चरल बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस आर फंक्शनल फॉर सोसाइटी एज अ होल एज वेल एज फॉर इंडिविजुअल इन सोसाइटी। ठीक, तो ये गलत है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, फंक्शनल अल्टरनेटिव की बात करते हैं, और ये फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी या यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म की बात कर रहा है, जबकि रॉबर्ट किंग मर्टन कहते हैं कि ये यूनिवर्सल नहीं होता है। ठीक, सभी सोसाइटी के लिए सेम नहीं होता है। ठीक, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाता है, डी एलिमिनेट होते ही आपका आंसर नंबर 3 सही हो जाता है। एक्शन हैव बोथ इंटेंडेड एंड अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज, तो ये मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन की बात कर रहा है। ठीक, तो ये भी सही है आर के मर्टन के अकॉर्डिंग। ऑल स्ट्रक्चर आर नॉट इंडिस्पेंसिबल, मैलिनोस्की कहते हैं इंडिस्पेंसिबल है, आर के मर्टन कहते हैं नॉट इंडिस्पेंसिबल है। ठीक, तो ये आंसर नंबर 3 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर, नहीं अभी हिंदी में देख लेते हैं इसको, उसके बाद रॉबर्ट के मर्टन के संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो एक संरचना व्यवस्था के लिए पूर्णता असमान हो सकती है और फिर भी सतत रूप से विद्यमान रह सकती है, तो ये आर के मर्टन ही कहते हैं। दूसरा है, सभी मानवीकृत सामाजिक और सांस्कृतिक विश्वास एवं व्यवहार संपूर्ण समाज के साथ साथ समाज में व्यक्तियों के लिए भी प्रकार्यात्मक होते हैं, तो ये आर के मर्टन ने नहीं कहा है, इसको क्रिटिसाइज किया है आर के मर्टन ने, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। क्रियाओं में निर्दिष्ट और अनिर्दिष्ट प्रतिफल दोनों ही होते हैं, तो लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन, ठीक, यानी कि स्पष्ट और छुपे हुए कार्य के बारे में बात करते हैं। ठीक, सभी संरचनाएं सामाजिक व्यवस्था के संचालन हेतु अनिवार्य नहीं होती हैं, मैलिनोस्की कहते हैं अनिवार्य होती है, जबकि ये कहते हैं ये अनिवार्य नहीं होती। ठीक, तो ये आंसर नंबर
बी आपका सही हो जाएगा इसमें। यानी कि बी गलत है, बाकी सब सही है, तो बी एलिमिनेट करके आपका आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक, बी सब में से निकाल देंगे तो ए सी डी सही हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत ही इस बार क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें आप एक पॉइंट अगर ढूंढ लें और उसको एलिमिनेट कर दें तो आंसर हो जाता है। मतलब इस बार बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं था। ठीक, इस बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन नहीं था। Next question. What is the correct chronological sequence of the following books of Raymond Aron? तो ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम इनकी बुक को पढ़े ही नहीं थे, तो इनकी क्रोनोलॉजी कैसे लगा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ इसका आंसर डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, आप क्रोनोलॉजी मैच कर लीजिएगा इसमें। रेमंड एरन की बुक के बारे में क्रोनोलॉजी पूछ रहा है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा EDBCA। EDBCA, EDBCA यानी कि सबसे पहले ई, फिर डी, फिर बी, फिर सी, फिर ए। ठीक, ये है उसकी रेमंड एरन की बुक की क्रोनोलॉजी। ठीक, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 90। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट मैक्स वेबर कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल टाइप। इसमें से मैक्स वेबर का जो आइडियल टाइप का कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें से कौन सा नहीं है। तो मैक्स वेबर, मैंने बताया था कि मैक्स वेबर जो कहते हैं वो कहते हैं आइडियल टाइप मोरल नहीं होता है। ठीक, आइडियल टाइप कभी भी मोरल नहीं होता। ये की वर्ड था, इससे ही आप एलिमिनेट करके सारे आंसर कर सकते हैं। ठीक, तो आंसर नंबर 3 आपका इसमें गलत हो जाएगा। आदर्श प्रारूप जो है एक नैतिक आदर्शों की ओर संकेत करता है, ऐसा नहीं। नैतिक के बारे में, नैतिकता के बारे में बात नहीं करता है। आइडियल टाइप जो है, आदर्श आदर्श प्रारूप जो है मैक्स वेबर का, वो कभी भी नैतिकता के बारे में बात नहीं करता है। तो आंसर नंबर 90 का 3 सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 91। द वैल्यू ऑफ मिडल आइटम ऑफ फ्रीज, यानी कि अगर कोई फ्रीज भी है उसमें सबसे मिडल आइटम जो होता है उसको क्या कहते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स में कि इसको मीडियन कहा जाता है। ठीक, तो मीडियन कहा जाता है। द वैल्यू ऑफ मिडल आइटम ऑफ सीरीज व्हेन इट इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड मीडियन। ठीक, किसी श्रृंखला को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित किए जाने पर मध्य पद के मान को निम्न में से क्या कहा जाता है, तो उसको मध्य क्या कहा जाता है। ठीक, मीन और मोड, दो से क्वेश्चन आया था। मीन, मीडियन, मोड हम लोगों ने पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। मैंने बोला था कि इसमें से कैलकुलेशन नहीं आते हैं, खाली आपके डेफिनेशन आती है। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है मीडियन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी डाटा, इसमें से कौन सा प्राइमरी डाटा नहीं। प्राइमरी डाटा कहते हैं जिसको रिसर्चर खुद जाके फील्ड पे इकट्ठा करता हो। तो मेल्ड क्वेश्चनायर, क्वेश्चनायर के जरिए वो डाटा इकट्ठा करेगा, तो ये भी प्राइमरी डाटा है। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू करेगा, तो ये भी प्राइमरी डाटा है। केस स्टडी मटेरियल, किसी केस की स्टडी कर रहा है तब भी ये प्राइमरी डाटा है। मटेरियल पब्लिश बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जरिए कोई मटेरियल अगर पब्लिश किया गया है उसको यूज करेंगे तो ये सेकेंडरी डाटा हो जाता है। ठीक, जैसे हम लोग सेंसस डाटा का इस्तेमाल करते हैं तो ये सेकेंडरी डाटा होता है। ठीक, सरकार द्वारा प्रकाशित सामग्री ये द्वितीय हो जाती है, द्वितीय डाटा हो जाता है, प्राथमिक डाटा नहीं होता है। बल्कि डाक प्रश्नावली ये प्राथमिक डाटा है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार ये भी प्राथमिक डाटा है। और व्यक्तित्व अध्ययन सामग्री ये भी प्राथमिक डाटा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 93। Which among the following is not related to embodiment thesis? Embodiment thesis के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा सही नहीं है। Embodiment क्या होता है? Embodiment क्या होता है? जब लोग जो है बॉर्जुआ बनने लगते हैं तो उसी को इम्बॉर्जुएमेंट कहा जाता है। लोग अगर बॉर्जुआ बनने लगते हैं यानी कि कैपिटलिस्ट बनने लगते हैं तो उसको भी इम्बॉर्जुआइजमेंट कहा जाता है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच bourgeoisie's aspiration and bourgeoisie's standard and style of life becomes institutionalized among the working class, तो ये भी सही है।
नॉट रिलेटेड पूछ रहा है, ठीक। दिस प्रोसेस अंडरमाइन वर्किंग क्लास कॉन्शियसनेस, ये भी सही है। दिस प्रोसेस इज कॉज्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द मूव फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विस सेक्टर, ये भी सही, ठीक। और चौथा गलत है, क्योंकि इसमें वर्किंग क्लास पीपल रिटेन देयर प्लॉरिटेरियन आइडेंटिटी। तो ये जो है, अगर आप अपनी प्लॉरिटेरियन आइडेंटिटी मेंटेन करेंगे तो कैसे आप कैपिटलिस्ट बन पाएंगे, कैसे आप बार्जोजी बन पाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। निम्न में से कौन सा बार्जुआकरण सिद्धांत से संबंधित नहीं, ठीक। तो ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा बार्जुआ आकांक्षाएं और बार्जुआ मानक व जीवन शैली का श्रमिक वर्ग में संस्थान संस्थायन हो जाता है, ठीक। तो ये सही है बार्जुमन के बुर्जुआकरण में, ठीक। ये प्रक्रिया श्रमिक वर्ग की वर्ग चेतना को क्षति पहुंचाती है, ये भी सही है, ठीक। जब भी श्रमिक वर्ग बार्जुआ बनेगा तो श्रमिक वर्ग को क्षति ही पहुंचेगी, तभी वो बार्जुआ बन सकता है, ठीक। ये प्रक्रिया रोजगार संरचना में रूपांतरण द्वारा होती है, उत्पादन से हटकर सेवाओं की ओर जाना होता है, ठीक है, ये भी सही है। चौथा गलत है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि श्रमिक वर्ग के लोग अपनी सर्वहारा पहचान और सुस्पष्ट सामाजिक मूल्यों, राजनीतिक आदर्शों और जीवन शैली से स्वयं को जोड़े रहते हैं। अगर स्वयं को जोड़े रहेंगे तो वो कभी भी कैपिटलिस्ट नहीं बन सकते, कभी भी बर्जुआ नहीं बन सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 4, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, तो इसमें सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ठीक। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इसमें से कौन सी है? रैंडम सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो जाएगी, ठीक। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग हो जाएगी। हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स पढ़े हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी टाइप्स पढ़े हैं, ठीक। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? मीडियन है इसमें से, ठीक। कोरिलेशन क्या है? कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। संभ्यता प्रतिदर्शन क्या है? यदृच्छिक प्रतिदर्शन। गैर संभ्यता प्रतिदर्शन क्या है? योजनात्मक प्रतिदर्शन, ठीक। केंद्रीय प्रवृत्ति इसमें से क्या है? मध्यिका है। सह संबंध किससे होता है? कार्ल पियर्सन गुणांक से निकाला जाता है सह संबंध। तो ए थर्ड, बी फोर, सी सेकंड, डी वन इसका आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95। तो इसमें आपके कॉन्सेप्ट दिए हैं और आथर के नाम बताएं। तो फोकवेज किसका कॉन्सेप्ट है? ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो फोकवेज कॉन्सेप्ट है विलियम ग्राम समनर का, ठीक। डब्ल्यू जी समनर का है। इसी से आपका ही आंसर पूरा हो जा रहा था। A4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ठीक। बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है A4। दूसरा सिक्रोल का कॉन्सेप्ट है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, टैलकेट पार्सन का है, ठीक। कन्वर्बेशन का कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने पढ़ा है, किसका है? कन्वर्बेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो गिडिस का है, पैट्रिक गिडिस का, ठीक। और दूसरा फोक डेविल्स, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, ये नया कॉन्सेप्ट है, तो ये स्टैनली कोहेन का है, ठीक। लोकरीति किसका है? विलियम ग्राम समनर का है। वार्तालाप किसका था? पैट्रिक गिडिस का था, ठीक। रुग्ण भूमिका, ये कैलकट पार्सन का था। लोक बुराइयां किसका था कॉन्सेप्ट? स्टैनली कोहेन का, ठीक। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, क्योंकि एक ही ऑप्शन से आपके पूरे ऑप्शन हो जा रहे थे, पूरे क्वेश्चन क्लियर हो जा रहा था। एक ही ऑप्शन अगर आपको पता है तो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जा रहे थे इसमें, ठीक।
Next question, that is question number 96. A process of urban renewal in which older decaying housing is refurnished by the affluent people moving into the area is called. यानी कि एक अर्बन एरिया में आप अर्बन एरिया को रिन्यू कर रहे हैं, ठीक, उसमें उसको उसके हाउसिंग को जो है रिफर्निश रिफर्बिश कर रहे हैं, ठीक, बाय अफ्लुएंट पीपल, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको जेंट्रिफिकेशन कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था। मिडिल क्लास की नीड को सूट करने के लिए अगर आप जो है अर्बन अर्बन हाउसिंग करते हैं, अर्बन एरिया को रिन्यू करते हैं, तो उसको जेंट्रिफिकेशन कहा जाता है। नगरीय नवीनीकरण की उस प्रक्रिया को निम्न में से क्या कहा जाता है जिसमें पुराने और क्षयमान आवासीय भवनों को उस क्षेत्र में आ रहे घनाट लोगों द्वारा बनाया जाता है? तो उसको कुलीनीकरण कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? कुलीनीकरण कहा जाता है। ये आपका होमवर्क है, आप लोग कल बताएंगे कि जेंट्रिफिकेशन किसका कॉन्सेप्ट है, ठीक। Next question, that is question number 97. What is correct sequence of the research of the after the collection of data? आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या है करेक्ट सीक्वेंस, ठीक। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? स्क्रीनिंग ऑफ फिल्ड टूल, यानी कि जो भी आपने टूल फिल किया है उसकी स्क्रीनिंग करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? आप कोडिंग करेंगे उसकी, फिर टेबल में वो कोड लगाएंगे, टेबुलेशन करेंगे, फिर लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग, ठीक। लास्ट में ही रिपोर्ट राइटिंग होती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ए बी सी डी। आंकड़ा संग्रहण के बाद शोध कार्य का सही अनुक्रम कौन सा है? ये आपसे पूछ रहा है। तो आंकड़ा संग्रहण के बाद शोध कार्य का सबसे सही अनुक्रम है, सबसे पहले भरे हुए प्रपत्र की छानबीन करते हैं आप, फिर उसका संकेतन करते हैं यानी कि कोडिंग करते हैं, फिर उसका सारणीयन करते हैं यानी कि टेबल बना के आप उसका सारणीयन करते हैं, फिर उसका प्रतिवेदन लेखन करते हैं यानी कि रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। तो आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, ए बी सी डी, यानी कि ये क्रोनोलॉजी में ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98। Arrange the following sociologists in ascending order who have contributed significantly to role theory. रोल थ्योरी को जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उनको ही असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो थ्योरी से दो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक ब्यूरोक्रेसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें भी सीक्वेंस में लगाना था। इसमें भी रोल थ्योरी किसने किसने दिया और कब कब दिया है उसको सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले दिया है रॉल्फ लिंटन ने रोल थ्योरी, सबसे पहले रॉल्फ लिंटन ने दिया था। उसके बाद दिया था टैलकेट पार्सन ने, ठीक, पहले ये, दूसरे ये और तीसरे आर के मर्टन है। सबसे लास्ट में रोल थ्योरी दिया है इरविन गॉफमैन, ठीक। भूमिका सिद्धांत यानी कि रोल थ्योरी में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले निम्नलिखित समाजशास्त्रियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले रॉल्फ लिंटन ने बात किया है भूमिका सिद्धांत की, फिर टैलकेट पार्सन ने किया है, फिर उसके बाद आर के मर्टन ने किया है, सबसे लास्ट में इरविन गॉफमैन ने किया। तो आपका ऑप्शन टू सही होता, सी ए बी डी, ठीक। ऑप्शन टू सही होगा, सी ए बी डी। Next question, that is question number 99. A term used by Lewis Rith to denote distinctive characteristics of urban social life such as its impersonality is called. तो अगर आपको ये नहीं पता है सिर्फ कि लुइस रिथ का कॉन्सेप्ट क्या था, इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट लुइस रिथ का था, तब भी आप इसका आंसर कर सकते थे। अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ कहा था लुइस रिथ ने, ठीक। तो अर्बनिज्म इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नगरीय सामाजिक जीवन की अव्यक्तता जैसी अस्पष्ट सुस्पष्ट विशेषताओं को
निर्दिष्ट करने हेतु लुईस रेत द्वारा प्रयुक्त अवधारणा क्या है? ठीक, तो ये नगरीयता के बारे में लुईस रेत बात करते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट ही पता है नगरीयता का, कॉन्सेप्ट लुईस रेत का है, तब भी इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? अकॉर्डिंग टू थॉमस एस क्वेन, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट साइंटिफिक रेवोल्यूशन? ये हम लोग पीवाईक्यू में कर चुके थे थॉमस क्वेन के कॉन्सेप्ट को। ठीक, एवरी साइंटिस्ट इंगेज इन पजल सॉल्विंग। ठीक, तो ये विपरीत कहते हैं। इसमें आपको बताना था कौन सा सही नहीं है। देयर इज नो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, ओनली अ कंसेंसस अबाउट द ट्रूथ, ये भी सही है। तीसरा, साइंटिफिक वर्किंग इज एन एरिया सब्सक्राइब मल्टीपल पैराडिगम, ये मल्टीपल पैराडिगम की बात नहीं करते हैं कभी भी, तो ये गलत हो जा रहा है। इसका आंसर यही सही होगा। क्राइसिस इन पैराडिगम लीड टू चेंज इन पैराडिगम, ये भी थॉमस क्वेन कहते हैं। ठीक, तो थॉमस एस क्वेन के अनुसार वैज्ञानिक क्रांति के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सही है पहला, वैज्ञानिक गण प्रतिदिन पहेलियां सुझाते हैं, तो ये थॉमस क्वेन ने कहा था। दूसरा, थॉमस क्वेन ने कहा था कोई भी वस्तुनिष्ठ सत्य नहीं होता है, सत्य के संबंध में केवल आम सहमति होती है। ठीक, तीसरा गलत है, ये थॉमस क्वेन ने नहीं कहा था, ये कभी भी बहु प्रारूपों की बात नहीं करते हैं। एक क्षेत्र में कार्यरत वैज्ञानिक बहु प्रारूपों को मानते हैं। ठीक, चौथा सही है, थॉमस कुन ने यही कहा था पैराडिगम में संकट पैराडिगम में परिवर्तन की ओर ले जाता है। ठीक, ये भी सही है। तो आंसर नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आंसर नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 101। इसमें आपको मैच करना था। तो सबसे पहले आता है मार्गरेट मीड, जर्गन हैबरमास, एडवर्ड सईद, मिशेल फुको। एडवर्ड सईद का कॉन्सेप्ट है ओरिएंटलिज्म, ये आपको पता था। ठीक, अगर यही इसी से आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज मिशेल फुको का है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक, तो इसी से क्वेश्चन आपका मैच हो जा रहा है। ठीक, ए सेकेंड, बी वन, सी फोर्थ और डी थर्ड। ए सेकेंड, बी वन। मार्गरेट मीड का क्या था? 20th सेंचुरी फेथ, जर्गन हैबरमास टुवर्ड्स अ रेशनलिटी सोसाइटी, ये बुक है जर्गन हैबरमास की। ठीक, तो इससे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मार्गरेट मीड का था 20th century faith, जर्गन हैबरमास towards a rational society, एडवर्ड साइड ओरिएंटलिज्म, मिशेल फुको द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 102। हम लोग 105 तक आज सॉल्व करते हैं, उसके बाद कल करेंगे। ठीक, 102, अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट सूच, हाउ डू एक्टर्स क्रिएट्स अ कॉमन सब्जेक्टिव वर्ल्ड? कैसे कहते हैं? अल्बर्ट सूच कहते हैं एक एक्टर जो है कॉमन सब्जेक्टिव वर्ल्ड क्रिएट करता है, तो कैसे करता है? ठीक, तो दे कैरी इन देयर माइंड रूल्स, सोशल रेसिपी। अल्फर्ड शूज जो है सोशल रेसिपी की बात करते हैं, यानी कि अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट अल्फर्ड शूज के पता होते तब भी इसके आंसर आप कर सकते थे, क्योंकि ये सोशल रेसिपी की बात करते हैं, कंसेप्शन ऑफ appropriate conduct that allows them to act in their social world. The sum of these rule recipes, conception and information as the individual stock of knowledge की बात करते हैं अल्फर्ड शूज। सच स्टॉक ऑफ नॉलेज, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपका डी एलिमिनेट हो जाएगा। डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, अल्फर्ड सुश के अनुसार कर्ता एक समान व्यक्तिनिष्ठ दुनिया कैसे निर्मित करता है? ठीक, तो वो अपने मस्तिष्क में नियमों, सामाजिक सूत्रों, समुचित आचार की अवधारणाओं का वहन करते हैं, जो उन्हें अपनी सामाजिक दुनिया में कार्य करने की अनुमति प्रदान करते हैं। दूसरा है, इन नियमों, सूत्रों, अवधारणाओं और सूचनाओं का योग उपलब्ध में ज्ञान के व्यक्तिगत भंडार के रूप में होता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ज्ञान का ऐसा भंडार लोगों को संदर्भ और अभिविन्यास की रूपरेखा प्रदान करता है, जिसके आधार पर वो अपने आसपास की दुनिया में व्यवहारिक रूप से अंततः क्रिया करते हुए इन घटनाओं की ओर व्याख्या करते हैं। तो ये
ये भी सही है। चौथा गलत है क्योंकि ये अल्फर शुष्का नहीं है। लोगों की वास्तविकता उनके ज्ञान के भंडार पर आधारित होती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो डी एलिमिनेट करने के बाद ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 103। स्टोन एज, ए सेकंड, मार्शल सैलिन ने बात किया है। ठीक। द गिफ्ट के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने, ये बुक पढ़ी है हम लोगों ने, मार्शल मॉस की है। ठीक, मार्शल मॉस की है। ठीक। द फिलॉसफी ऑफ मनी, ये है जॉर्ज जेमिल की। द फिलॉसफी ऑफ मनी, ये बुक हम लोगों ने, ये भी बुक स्टोन एज, इकोनॉमिक्स, द गिफ्ट, द फिलॉसफी ऑफ मनी, ये तीनों बुक हम लोगों ने पढ़ा है। द गिफ्ट रिलेशनशिप नहीं पढ़ा था हम लोगों ने। ये है आपका रिचर्ड टिटमोस। तो बुक सेम होती है। ए सेकंड, बी थर्ड, सी वन, डी फोर, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 104। सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ, महुआ में किसने स्टडी किया था? आईपी देसाई ने। इसी ऑप्शन से सारे ऑप्शन आपके हो जाए। ठीक। ए का थर्ड किसी में नहीं था, ए का थर्ड एक ही में था, बी का फोर्थ, बी फोर्थ, और सी फर्स्ट, डी सेकंड, सी फर्स्ट, डी सेकंड। कास्ट एंड किनशिप इन सेंट्रल इंडिया, ये एंड्रियन सी मेयर का है, ए सी मेयर जिसको हम लोग कहते हैं आम भाषा में। ठीक। वर्ल्ड रिवोल्यूशन एंड फैमिली, वर्ल्ड रिवोल्यूशन एंड फैमिली विलियम जे गुडे का है। फैमिली एंड किनशिप, आई स्टडी ऑफ द पंडित ऑफ रूरल कश्मीर, ये टी एन मदान का है। ठीक। ए थर्ड, बी फोर्थ, सी वन एंड डी सेकंड, ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 105, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन अराउंड, तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर ऑफ डिस्पर्सन अराउंड किसके होता है? मीन के होता है। ठीक। ये पीवाईक्यू है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर, मानक विचलन निम्न में से किसके आधार पर परिक्षेपण का माप होता है? तो माध्य के आधार पर परिक्षेपण का माप होता है। ठीक। ये हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, पीवाईक्यू है ये, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 106, नहीं 105 तक ही करेंगे हम लोग। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल करेंगे। और भी कोई भी क्वेश्चन है आपके तो कर सकते हैं, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। फास्ट कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं आप। अभी हम लोग इसको पूरा कर लेंगे कल, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। आप लोग खुद एक बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, तो कल आप सजेशन लेके आइएगा कि इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि कल हम लोग ये पेपर पूरा कर चुके होंगे। ठीक। तो आप लोग बताइएगा क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिर लीव करते हैं क्लास। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। हाँ, वही इरादा यही है कि एक क्विक रिवीजन हम लोग कर लेंगे सारे टॉपिक्स का। ठीक। जैसे हम लोगों ने किया था 10 दिन, उसी तरह से फिर से कर लेंगे एक बार, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लीव करते हैं क्लास। थैंक यू वेरी मच।